राजा कोलंथर का नाम उत्तर प्रदेश के धूल भरे मैदानों में गूंजता था। ये एक ऐसा नाम था जो टेरर की पहचान बन गया था। ये एक ऐसा नाम था जो बताता था भयानक एक्ट्स के बारे में। कोलंथर सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर था। उसकी स्टोरी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये ह्यूमन साइकी के सबसे अंधेरे कोनों में एक जर्नी है। एक ऐसी जमीन जिसने बहुत वायलेंस देखा था, अब एक नए तरह का हॉरर देखने वाली थी। उसके एलिजेड क्राइम्स का स्केल चौंका देने वाला था। उसका नाम कम से कम चौथे पीपल की डेथ से जुड़ा था। कुछ लोग कानाफूसी करते थे कि नंबर इससे भी ज्यादा था, शायद 20 से भी ज्यादा सोल्स उसकी हैवानियत की भेंट चढ़ गए। हर भयानक डिस्कवरी के साथ ये कानाफूसी और तेज होती गई। वो कैनिबलिज्म की बातें करते थे, वो रिचुअल्स की बातें करते थे, वो एक ऐसे एथमी की बातें करते थे जो खुद को किंग मानता था। एक ऐसा किंग जिसके हाथों में लाइफ और डेथ की पावर थी। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में शंकरगढ़ के पास के जंगलों में एक भयानक सीक्रेट छिपा था। यहीं पर उसके कुछ विक्टिम्स की दर्दनाक एंड हुई थी। उनके बॉडीज टुकड़ों में बुरी तरह से कटे फटे मिले, जो उस वहशीपन का सबूत थे जिसका उन्होंने सामना किया था। आसपास की कम्युनिटीज एक अजीब से डर के माहौल में जी रही थी। उन्हें पता था कि उनके बीच एक प्रेडेटर घूम रहा है जो सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ था। उसका असली चेहरा एक बहुत सावधानी से बनाए गए फसाड के पीछे था। राजा कोलंथर, जिसे राम निरंजन कोल के नाम से भी जाना जाता था, एक डरावनी हेडलाइन बन गया। उसके केस ने पूरे नेशन को जकड़ लिया था। इसने पूरी वर्ल्ड को डरा दिया था। जो डिटेल सामने आई वो बहुतों के लिए समझ से परे थी। कोई आदमी ऐसे अत्याचार कैसे कर सकता है? कौन सी चीज उसे इतनी इनह्यूमैनिटी की गहराइयों तक ले गई? यही क्वेश्चंस हर किसी की जुबान पर थे। जब आंसर सामने आने लगे तो उनसे एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल की पिक्चर बनती गई। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसे पावर, अंधविश्वास और खुद को अपने डार्क किंगडम का रूलर समझने का एक अजीब सा जुनून था। राजा कोलंथर की स्टोरी एक साफ रिमाइंडर है। एक रिमाइंडर कि ईविल सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी हो सकता है। उसका फेस बिल्कुल सिंपल हो सकता है। वो एक आम ऑर्डिनरी लाइफ जी सकता है, लेकिन सरफेस के नीचे एक डरावनी रियलिटी पनप सकती है। उसके क्राइम्स गुस्से में या बिना सोचे समझे किए गए वायलेंस के एक्ट्स नहीं थे। वो कैलकुलेटेड थे, वो मेथोडिकल थे। वो एक ऐसे प्रेडेटर के एक्शंस थे जो अपने प्रे का पीछा बहुत ही डरावने पेशेंस के साथ करता था। उसका शैडो बहुत लंबा और डार्क था। ये उसके क्राइम्स की फिजिकल लोकेशन से कहीं दूर उन कम्युनिटीज की सोल तक फैला हुआ था जिन्हें उसने टेरराइज्ड किया था। वो पैथिया हुआ था राम निरंजन कोल। प्रयागराज में कोल ट्राइब का मेंबर था। ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो अक्सर सोसाइटी के हाशिए पर रहती थी, लेकिन राम निरंजन के एम्बिशंस थे। उसने अपना बर्थ नेम छोड़ दिया। वो बन गया राजा कोलंथर। राजा मतलब किंग। ये सिर्फ एक नेम चेंज नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट था। ये उसके बढ़ते हुए डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर का पहला साइन था। वो खुद को रॉयल्टी समझता था। वो मानता था कि उसके पास रूल करने का, जज करने का और पनिश करने का इनहेरेंट राइट है। उसकी ये सेल्फ अपॉइंटेड किंगशिप ने ही उसके भयानक राज को डिफाइन किया। इससे पहले कि उसकी डार्क साइड पूरी तरह सामने आती, कोलंथर एक सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में काम करता था। वो एक गवर्नमेंट जॉब थी। इससे उसे रिस्पेक्टेबिलिटी का एक दिखावा मिलता था। वो एक एम्प्लॉई था, एक फैमिली मैन था। फिर भी इस ऑर्डिनरी लाइफ के पीछे एक ऐसा दिमाग छिपा था जिसे पावर और कंट्रोल का ऑब्सेशन था। उसने बड़ी बारीकी से एक पर्सोना बनाया। वो खुद को एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह प्रोजेक्ट करता था, एक अथॉरिटी वाला एथेमी, एक ऐसा एथेमी जिससे लोग डरें भी और रिस्पेक्ट भी करें। ये इमेज उसके ऑपरेशंस के लिए क्रूशल थी। इसी वजह से वो सोसाइटी में आराम से घूम फिर पाता था, अपने विक्टिम्स चुन पाता था। उसके असली इरादे नॉर्मलसी के एक केयरफुली क्राफ्टेड मास्क के पीछे छिपे रहते थे। उसकी अजीब आदतें उसके फैमिली तक भी फैली हुई थी। उसने अपनी वाइफ का नाम फूलन देवी रखा। ये एक डिलिबरेट चॉइस था। ये इन्फेमस बैंडिट क्वीन को एक होमेज था। एक ऐसी औरत जो रिबेलियन और एक तरह के ब्रूटल जस्टिस को रिप्रेजेंट करती थी।
शायद उसे उसमें कोई किंड्रेड स्पिरिट नजर आया, या शायद वो बस खुद को उसकी नोटोराइटी के साथ एसोसिएट करना चाहता था। उसके बेटों के नाम भी अनयूजुअल थे। अथियालत मतलब कोर्ट, जमानत मतलब बेल। सुनने में आया है कि एक और बच्चे का नाम अंत्योलन रखा गया, मतलब प्रोटेस्ट। ये नाम एक्सीडेंटल नहीं थे, ये उसके ट्विस्टेड वर्ल्ड व्यू को रिफ्लेक्ट करते थे, लॉ की मशीनरी के साथ उसका प्रीऑक्यूपेशन और उसका डिफाइंस भी। राजा कोलंथर बहुत गहरे सुपरस्टिशंस वाला एथमी था। वो रिचुअल्स में यकीन करता था, वो ओमेंस में यकीन करता था। ये बिलीफ्स उसकी पावर की भूख के साथ जुड़े हुए थे। पुलिस ने बाद में उसे ऑब्सेस्ड बताया, अपनी खुद की अथॉरिटी को लेकर ऑब्सेस्ड, मकाब्र चीजों को लेकर ऑब्सेस्ड। उसकी वाइफ फूलन देवी सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं थी, उसका कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। कोलंथर ने इस कनेक्शन का इस्तेमाल किया। उसने अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी का फसाड और मजबूत करने के लिए उसकी स्टैंडिंग का इस्तेमाल किया। इससे लोगों के लिए उसके अंदर छिपे मॉन्स्टर को देखना और भी मुश्किल हो गया। वो एक मास्टर मैनिपुलेटर था, अपना कवर बनाए रखने के लिए अपने पास मौजूद हर टूल का इस्तेमाल करता था। साल था 2000। धीरेन थेर सिंह नाम का एक जर्नलिस्ट गायब हो गया। बाद में उसकी सिर कटी बॉडी मिली। इस क्राइम की वहशत ने मीडिया कम्युनिटी में सनसनी फैला दी। ये एक दहला देने वाला मर्डर था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे इन्वेस्टिगेटर्स काफी समय तक सॉल्व करने में जूझते रहे। यही केस आगे चलकर कोलंथर के आतंक के राज को खोलने में एक इंपॉर्टेंट मोड़ साबित हुआ। लेकिन इस मामले में जस्टिस मिलने में एक दशक से ज्यादा लग गए। उसे अकाउंटेबल ठहराने का रास्ता लंबा और बहुत मुश्किलों भरा था, जिसमें इतनी डिलेज और कॉम्प्लेक्सिटीज थी कि इन्वेस्टिगेटर्स और विक्टिम की फैमिली के सब्र का इम्तिहान हो गया। नवंबर 2012 में जाकर कहीं एक ब्रेक थ्रू मिला। राजा कोलंथर अपने साले और साथी वक्षराज कोल के साथ जजमेंट का सामना किया। उन्हें धीरेन थेर सिंह के मर्डर के लिए थियोशी ठहराया गया। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में धीरेन थेर सिंह केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया। यह क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा वहशी और गिरे हुए क्राइम्स के लिए रिजर्व होता है। इससे कोलंथर के कामों की भयानक असलियत और भी साफ हो गई। ये कन्विक्शन लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने एक मॉन्स्टर को सलाखों के पीछे डाल दिया। ये पहली लाइफ सेंटेंस बहुत क्रूशल थी। ये सिर्फ धीरेन थेर सिंह के मर्डर के बारे में नहीं था। ये वो चाबी थी जिसने दूसरे कोल्ड केसेस को खोला। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स इस कन्विक्शन के बाद कोलंथर की लाइफ की गहराई में उतरे, नए लीड्स मिलने लगे, कनेक्शंस बने, पुरानी फाइल्स फिर से खोली गई। धीरेन थेर सिंह की मौत की इन्वेस्टिगेशन ने कोलंथर की दुनिया के अंधेरे कोनों में रोशनी डाली। इसी गहरी छानबीन के दौरान उसके कारनामों का भयानक स्केल सही मायनों में सामने आने लगा। इस एक कन्विक्शन ने कैटलिस्ट का काम किया, दूसरी इन्वेस्टिगेशंस को नए जोश के साथ आगे बढ़ाया। धीरेन थेर सिंह केस ने कोलंथर का मोडस ऑपरेंडी सामने ला दिया। इससे उसकी एक्सट्रीम वायलेंस करने की कैपेसिटी का पता चला। इससे उसके अकॉम्प्लिसेस के नेटवर्क का भी इशारा मिला, जिन्हें शायद उसने यूज किया होगा। वक्षराज कोल, उसका साला, साफ तौर पर उसके भयानक कारनामों में एक की एसोसिएट था। यह कन्विक्शन राजा कोलंथर के खुद के बनाए किंगडम के खात्मे की शुरुआत थी। हालांकि वो कानून की नजर में पहले ही एक मर्डरर था, उसके वहशी कारनामों की पूरी स्टोरी अभी भी सामने आ रही थी। अभी और भी खौफनाक बातें सामने आनी बाकी थीं। पहली लाइफ सेंटेंस तो उसके डाउनफॉल का बस पहला चैप्टर थी। जनवरी 2000 की ठंड में एक भयानक राज छिपा था। 24 जनवरी को मनोज कुमार सिंह, एक 22 साल का नौजवान, और उसका ड्राइवर रावी श्रीवास्तव एक सफर पर निकले। वो लोग ट्रैवल कर रहे थे लखनऊ से रीवा। उनकी गाड़ी एक टाटा सुमो थी। उन्हें पता नहीं था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होगा। वो एक बहुत सोची समझी साजिश की तरफ बारात चल रहे थे, एक जाल जो राजा कोलांडर ने बिछाया था। इसका मकसद, जो बाद में सामने आया, जलन थी। खबरों के मुताबिक कोलांडर को मनोज सिंह की अपनी बहन के साथ दोस्ती से जलन थी। उसे सिंह की बढ़ती फेम और इन्फ्लुएंस से भी चिरह थी।
ये बुलावा बहुत धोखे से भरा था। मनोज कुमार सिंह और रवि श्रीवास्तव एक जगह रुके। उन्होंने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से राजा कोलंदर की पत्नी फूलन देवी को पिकअप किया। वो चारा थी। उसकी मौजूदगी ने शायद उन्हें बेफिक्र कर दिया। इससे उन्हें सिक्योर महसूस हुआ। उन्हें क्या पता था कि वो खुद चलकर एक कातिल के हाथों में जा रहे थे। जैसे ही वो सुनसान जगह पहुंचे, जाल काम कर गया। तीनों आथेमियों को किडनैप कर लिया गया। उनकी टाटा सुमो चोरी हो गई। उन्हें बेरहमी से मारने से पहले उनके साथ इतनी भयानक चीजें हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी मुसीबत मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनके शवों को पूरी तरह बिगाड़ दिया गया। कातिलों ने इस बात का ध्यान रखा कि उनकी पहचान मिटा दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाई जा सके। फिर उनके बिना कपड़ों के शरीर के हिस्सों को कहीं और ले जाया गया। उन्हें बिना किसी लिहाज के शंकरगढ़ के पास एक जंगल में फेंक दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में था, जिसे तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ये एक सुनसान जगह थी जिसे जुर्म छुपाने के लिए चुना गया था। कुछ देर बाद जब उनके शव मिले तो पूरे इलाके में डर की एक नई लहर थी। ये वहशीपन इतना चौंकाने वाला था कि अनुभवी पुलिस ऑफिसर्स भी हैरान रहे। ये डबल मर्डर एक सोची समझी और बेरहम साजिश थी। कोलंदर और उसके साथी बख्शराज खान सिर्फ उनकी जान के पीछे लगे थे। उन्होंने अपने शिकारियों को मारा, उनकी गाड़ी छीन ली। इससे रॉबरी यानी डकैती का चार्ज भी उन चार्जेस में जुड़ गया जो उन पर आखिर में लगने वाले थे। वो टाटा सुमो बाद में रिपेंटेड हालत में मिली। एक डरावना सबूत लेकर मनोज और रवि का बाद में सालों तक एक पकड़ा बना रहा। केस ठंडा पड़ गया, लेकिन उनके परिवार वालों ने इंसाफ की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वो सब्र से इंतजार करते रहे उस दिन का जब गुनहगारों को उनके इस घिनौने जुर्म की सजा मिलेगी। सेक्शन 5 द हाउस ऑफ स्कल्स, नर्क की एक झलक। धीरेंद्र सिंह के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस को एमोट ऐसी जगह ले गई जहां इतना ज्यादा हॉरर था कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। यह राजा कोलांथर का फार्म हाउस था। यह सिर्फ एक रूरल प्रॉपर्टी नहीं थी, यह एक मौत का घर था। यहीं पर सर्च के दौरान कोलांथर की असली वहशत सामने आने लगी। पुलिस को अंदर जो कुछ मिला वह उन्हें हमेशा हॉन्ट करेगा। इससे उनके सबसे बुरे डर सच साबित हो गए। इससे एक ऐसे आदमी की इमेज बनी जो सिर्फ कत्ल नहीं करता था, वह ट्रॉफीज कलेक्ट करता था। उसे इस डरावने खेल में मजा आता था। यह फार्म हाउस उसका पर्सनल मौत का म्यूजियम था। सबसे शॉकिंग डिस्कवरी थी इंसानी खोपड़ियों का कलेक्शन। चौथे इंसानी खोपड़ियां केयरफुली प्रिजर्व की हुई। ये उसके दहशत के राज्य का एक भयानक सबूत थी। हर खोपड़ी एक ली हुई जान को रिप्रेजेंट करती थी। हर खोपड़ी उसकी बेरहमी की एक खामोश गवाह थी। खोपड़ियां शर्म से छुपाकर नहीं रखी गई थी, उन्हें ऑलमोस्ट डिस्प्ले किया गया था। इस डिस्कवरी ने पूरे इंडिया में शॉकवेव्स फैला दी। यह एक ऐसे सीरियल किलर का सबूत था जो बिना किसी डर के ऑपरेट कर रहा था। इससे उसके क्राइम्स में एक रिचुअलिस्टिक एलिमेंट का भी अंदाजा हुआ जिसे इन्वेस्टिगेटर्स अभी समझना शुरू ही कर रहे थे। फार्म हाउस एक घर से कहीं ज्यादा था। यह एक अड्डा था, लेकिन फार्म हाउस पर मिली खोपड़ियां ही एक लौता डैमिंग एविडेंस नहीं था। पुलिस को एक डायरी भी मिली। यह डायरी रोजमर्रा की जिंदगी का रिकॉर्ड नहीं थी, यह मौत का हिसाब किताब था। इसमें विक्टिम्स के नाम थे, उनके सामान की डिटेल्स थी। यह कोलांथर का, उसके शिकारों का पर्सनल रिकॉर्ड था। इस डायरी का मिलना एक क्रूशियल ब्रेक थ्रू था। इसने उसे सीधे मल्टीपल मर्डर्स से लिंक कर दिया। इसने इन्वेस्टिगेटर्स को फॉलो करने के लिए एक रोड मैप दी दिया। यह एक बहुत ही मेटिकुलस और ऑर्गेनाइज्ड किलर के दिमाग की रोंगटे खड़े कर देने वाली झलक थी। खोपड़ियों और डायरी के साथ और भी चीजें मिली। कत्ल किए गए आथेमियों का सामान, ऐसा पर्सनल सामान जो अधूरी रह गई जिंदगियों की कहानी बता रहा था। और फिर वहां थी टाटा सुमो, वही गाड़ी जो मनोज कुमार सिंह और रवि श्रीवास्तव की थी। उसे रिपेंट किया गया था, उसे डिस्गाइज करने की कोशिश की गई थी।
लेकिन एक स्टिकर रह गया था, एक स्टिकर जिस पर लिखा था फूलन देवी। ये कोलांथर से एकदम साफ लिंक था। अथॉरिटीज के लिए एक टॉन्ट, फार्म हाउस हॉरर का खजाना था। हर नई डिस्कवरी पिछली से ज्यादा डिस्टर्बिंग थी और यह उस आदमी की एक डरावनी इमेज बना रही थी जो खुद को राजा कहता था। सेक्शन 6, नरभक्षी की रस्में, पावर की प्यास। खोपड़ियों का मिलना ही काफी डरावना था, लेकिन राजा कोलांथर के कबूलनामों ने डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। उसने कथित तौर पर नरभक्षण के कामों को कबूल किया। उसने अपने शिकारों का भेजा खाने की बात कही। यह कोई रैंडम बात नहीं थी। उसके पास एक खास डरावनी वजह थी। उसका मानना था कि उनका भेजा खाकर वह उनकी इंटेलिजेंस को अब्सॉर्ब कर सकता है। वह खास तौर पर कायस्थ कम्युनिटी के शिकारों को निशाना बनाता था। उसे लगता था कि वे पैथियाइशी तौर पर ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यह भयानक रिचुअल उसकी पावर पाने की चाहत का हिस्सा थी। एक अजीब विश्वास कि वह इन वहशी कामों से अपनी बुथेदी बढ़ा सकता है। उसकी बदनामी बढ़ती गई। कानाफूसी डरावनी रिपोर्ट्स में बठेल गई। कोलांथर सिर्फ एक किलर नहीं था, वह एक कैनिबल था। कहा जाता है कि उसने इंसानी मांस खाया था। खबरों के मुताबिक उसने खून का सूप पिया। ये काम अंधविश्वास में डूबे हुए थे। वे उसकी खुद बनाई हुई किंगशिप का हिस्सा थे। वह खुद को आम इंसानी मोरालिटी से ऊपर समझता था। उसका मानना था कि उसे अपनी प्रजा के साथ अपनी मनमर्जी करने का हक है। उसकी नरभक्षी रस्मों की कहानियों ने उसे एक बुरे सपने के किरथियार जैसा बना दिया। एक ऐसा जीव जो प्राइमल अर्जेस और खुद को सबसे बेहतर समझने के घमंड से चलता था। पावर का यह ऑब्सेशन और रिचुअलिस्टिक किलिंग्स उसके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल की एक खास पहचान बन गई। वह सभी मामलों में सिर्फ साधारण लालच या बठेले की भावना से नहीं चलता था। उसकी मोटिवेशंस में एक ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली परत थी। भेजा खाना एक सिंबॉलिक काम था। यह डोमिनेंस कायम करने के बारे में था। यह अपने शिकारों के एसेंस को एब्सॉर्ब करने के बारे में था। यह उसके अपने अजीब दिमाग में और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के बारे में था। पुलिस ने उसे बताया कि वह इन बुरे विश्वासों में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वह अपनी बनाई हुई दुनिया में रहता था, जहां ऐसे काम न सिर्फ जायज थे बल्कि उसके एसेंट के लिए जरूरी भी थे। जिन साइकियाट्रिस्ट ने उसकी जांच की, उन्होंने बाद में उसे एक साइकोपैथ बताया। एक ऐसा आदमी जिसमें जरा भी एम्पैथी नहीं थी। एक ऐसा आदमी जो बिना किसी रिमोर्स के भयानक काम कर सकता था। फिर भी इन इवैल्यूएशंस के बावजूद कोर्ट्स ने आखिरकार उसे ट्रायल के लिए मानसिक रूप से फिट घोषित कर दिया। वह अपने ऊपर लगे चार्जेस को समझता था। वह अपने डिफेंस में हिस्सा ले सकता था। इस बात में उसके जुर्मों को और भी ज्यादा चिल्ला बना दिया। ये किसी ऐसे आदमी का काम नहीं था जो लीगल सेंस में पागल हो गया। ये एक सामान्य लेकिन बहुत ज्यादा इविल इंडिविजुअल के सोचे समझे जानबूझकर किए गए फैसले थे। उसकी रिचुअल्स उसकी साइकोपैथी का एक डरावना विस्तार थी। सेक्शन 7, द हंटर बिकम्स द हंटेड। इन्वेस्टिगेशन कैसे सामने आई? मनोज कुमार सिंह और रवि श्रीवास्तव के जनवरी थियो 1000 में हुए डबल मर्डर की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन बहुत धीरे चल रही थी। सालों तक केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। लीड सूख गए थे। एविडेंस बहुत कम थे। गुनहगार अब भी पकड़ से बाहर थे। ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था और विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए बहुत दर्दनाक। इंसाफ का पहिया जैसे थम सा गया था। राजा कोलांथर अपनी लाइफ जीता रहा। उसके काले राज गहरे थेबे हुए थे। वो एक हंटर था, अपने निशान मिटाने में माहिर, शक से बचने में उस्ताद थे। ब्रेक थ्रू काफी बाद में मिला थियो 1013 में। नए लीड सामने आए। ये नए क्लूज कोई हवा से नहीं आए थे। ये एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन का सीधा नतीजा थे। जर्नलिस्ट धीरेंद्र सिंह के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन। उस केस में थियो 1012 में कोलांथर को जो कन्विक्शन हुई थी, उससे वो सबकी नजरों में आ गया था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अब कड़ियां जोड़ने लगी।
उन्होंने दूसरे अनसॉल्व्ड क्राइम्स के लिए उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसके आसपास का अंधेरा छंटने लगा और उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आने लगा। शिकारी धीरे धीरे पर पक्का खुद शिकार बनता जा रहा था। कोलांथर के फार्म हाउस पर जो मिला वो एक टर्निंग पॉइंट था। चौथे इंसानी खोपड़ियां, वो डायरी जिसमें विक्टिम्स के नाम लिखे थे, रिपेंट की हुई टाटा सूमो जिस पर फूलन टीवी का स्टिकर था। ये फिजिकल एविडेंस एकदम पक्के थे जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। इससे उसके कई संगीन क्राइम्स में शामिल होने का ठोस सबूत मिला। इन्वेस्टिगेटर्स को अब उसके काम करने के तरीकों का ज्यादा क्लियर पिक्चर मिल गया था। वो उसके मोटिव्स को अब बेहतर समझने लगे थे। वो उसके किलिंग्स में एक पैटर्न देख पा रहे थे। एविडेंस जमा करने का काम बहुत बारीकी से किया गया। फार्म हाउस पर मिली हर आइटम को कैटलॉग किया गया, एनालाइज किया गया और कोर्ट में पेशी के लिए तैयार किया गया। पुलिस ने बिना थके काम किया। उन्होंने गवाहों के टेस्टिमोनीज को एक साथ जोड़ा, फाइनेंशियल ट्रेल्स का पीछा किया। उन्होंने कोलांथर और उसके साथियों के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव केस तैयार किया। वो डायरी खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो उसके क्रिमिनल एंटरप्राइज का एक ब्लूप्रिंट जैसी थी। उसमें लोगों के नाम थे, ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स थी। इससे उसके ऑपरेशंस के कोल्ड और कैलकुलेटिंग नेचर का पर्दाफाश हुआ। सच तक पहुंचने का ये सफर लंबा और बहुत मुश्किल था। इसके लिए पेशेंस और डेडिकेशन की जरूरत थी। लेकिन धीरे धीरे राजा कोलांथर का बुना हुआ धोखे का वो पेचीदा जाल एक एक करके उसके हर खौफनाक धागे के साथ खुलता गया। सेक्शन 8, इंसाफ का तराजू, मुकदमे और मुश्किलें। मनोज कुमार सिंह और रवि श्रीवास्तव के डबल मर्डर की चार्जशीट 21 मार्च 2001 को फाइल हुई थी। लेकिन इंसाफ के पहिए बहुत धीरे घूम रहे थे। ट्रायल तो मई 2013 तक शुरू ही नहीं हुआ। इस बेरहम जुर्म को हुए 10 साल से भी ज्यादा बीत चुके थे। लीगल थ्योरी और कानूनी अड़चनों की वजह से इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। विक्टिम्स के परिवारों के लिए यह बहुत दर्दनाक त्योहार था। वो क्लोजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि उनके अपनों की मौत के जिम्मेदार लोगों को अपने कर्मों का फल मिले। सिस्टम धीमा था लेकिन चल तो रहा था। साल 2000 वाले डबल मर्डर के ट्रायल के दौरान 12 गवाहों ने बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी। उनकी गवाही जुर्म की पूरी तस्वीर साफ करने में बहुत जरूरी थी। शिव शंकर सिंह, जो इस केस में कंप्लेनेंट थे, वो भी गवाही देने वालों में से एक थे। इन गवाहों ने हिम्मत से वो सब बताया जो वो जानते थे। उन्होंने प्रोसिक्यूशन की मेथड की राजा कोलांथर और उसके साले वक्षराज कोल के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने में। उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बहुत सीरियस थे। उनमें शामिल थे किडनैपिंग, आईपीसी धारा 364, मर्डर के साथ डकैती, आईपीसी धारा 394, सबूत मिटाना, आईपीसी धारा 301 और डकैती के दौरान चोरी का माल लेना, आईपीसी धारा 412। कोर्ट में राजा कोलांथर खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसने दावा किया कि वो तो खुद विक्टिम है। उसने अपने खिलाफ पॉलिटिकल साजिश का आरोप लगाया। उसने खुद को एक सताए हुए इंसान की तरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके दावों में ज्यादा दम नहीं था। फोरेंसिक सबूत बहुत मजबूत थे। चश्मदीद गवाहों के बयान एक जैसे थे। प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए सबूतों के बोझ तले उसकी बेगुनाही का बड़ी होशियारी से बनाया गया नकाब उतर गया। इल्जाम किसी और पर डालने की उसकी कोशिशों को अपने ही भयानक कर्मों की सच्चाई से घिरे एक आदमी की डेस्परेट हरकतें समझा गया। 23 या 24 मई 2025 को आखिरकार फैसला आ ही गया। लखनऊ की एक कोर्ट ने राजा कोलांथर और वक्षराज कोल को दोषी पाया। डबल मर्डर के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये कोलांथर की दूसरी उम्र कैद की सजा थी। वो धीरेन्द्र सिंह के मर्डर के लिए पहले से ही एक उम्र कैद की सजा काट रहा था। कोर्ट ने तीनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने का एक बड़ा हिस्सा 80% विक्टिम्स के परिवारों को कॉम्पेंसेशन के तौर पर दिया जाना था। हालांकि प्रोसिक्यूशन ने ये कहते हुए कि ये जुर्म रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस खास केस को उस कैटेगरी में नहीं माना। इंसाफ में देर जरूर हुई,
लेकिन आखिरकार मिल ही गया। सेक्शन 9 शैतान की पहेली कोलांथर की लेगेसी को समझना। राजा कोलांथर का केस सबके मन पर एक ऐसा घाव छोड़ जाता है जो कभी नहीं भरता। उसके गुनाह सिर्फ हिंसा की वारधयातें नहीं थीं, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया में उतरना था जिसकी नीचता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो भयानक क्रूरता, इंसानी मांस खाने का आरोप, खोपड़ियों का कलेक्शन, ये सारी बातें एक ऐसे आदमी की तस्वीर बनाती हैं जो आम अपराधियों की हथियों से बहुत आगे निकल गया था। वो एक सिंबल बन गया, एक अनोखे और डरावने शैतान का। उसकी कहानी समाज को मजबूर करती है ऐसे मुश्किल सवालों का सामना करने के लिए, इंसानियत के स्वभाव के बारे में और उस अंधेरे के बारे में जो आम देखने वाले लोगों के अंदर भी छिप सकता है। जिन इलाकों में उसने दहशत फैलाई, वहां इसका असर बहुत गहरा है, एक डर और अविश्वास जो अब भी बाकी है। साइकियाट्रिस्ट्स ने कोलांथर को साइकोपैथ बताया। उसमें दिखाई दे थ्यूसरों के थ्यूक को महसूस न करने की आदत, खुद को बहुत बड़ा समझने की सोच और थ्यूसरों को अपनी बातों में फंसाने का हुनर। फिर भी अदालतों ने उसे ट्रायल के लिए मेंटली फिट पाया। ये फर्क बहुत जरूरी है। उसके काम किसी ऐसे दिमाग की उपज नहीं थे जो कानूनी तौर पर सच्चाई से अनजान हो। ये एक ऐसे आदमी के सोचे समझे फैसले थे जो अपने कामों को समझता था, लेकिन उनके लिए उसे कोई पछतावा नहीं था। उसका खुद को राजा मानना, मारने और खाने को अपना हक समझना, ये सब उसके अंतर गहराई तक बसे घमंडी और समाज विरोधी स्वभाव का हिस्सा था। इस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है, माफ करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि इतनी ज्यादा गलत राह पर कोई कैसे चलता है। जिन इन्वेस्टिगेटर्स ने राजा कोलांथर का पीछा किया, वो एक अंधेरी खाई में उतर गए थे। उन्होंने ऐसी भयानक चीजें देखी जिससे उनके काम के दौरान शांत रहने की हिम्मत की और उनकी अपनी सहन शक्ति की भी परीक्षा हुई। सबूतों को जोड़ने में, कानूनी सिस्टम की मुश्किलों से निकलने में और आखिर में उसे सजा दिलाने में उनकी लगन, उनके कमिटमेंट का सबूत है। ये केस दिखाता है कि लॉ एनफोर्समेंट को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब वो ऐसे अपराधियों से निपटते हैं जो न सिर्फ हिंसक होते हैं, बल्कि चालाक और दूसरों को अपनी बातों में फंसाने वाले भी होते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि ऐसे पेचीदा क्रिमिनल कामों से निपटने के लिए मजबूत इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स और अलग-अलग एजेंसीज के बीच तालमेल की जरूरत है। राजा कोलांथर की कहानी, जो अब नेटफ्लिक्स की इंडियन फिल्म द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर जैसी डॉक्यूमेंट्रीज में अमर हो गई है, एक डरावनी चेतावनी भरी कहानी की तरह है। ये कहानी याद दिलाती है कि आम सी बढ़ने वाले शक्ल के पीछे कितना गहरा अंधेरा हो सकता है। ये सतर्क रहने की अहमियत पर, कानून पर ध्यान देने की और इंसाफ के लिए लगातार कोशिश करते रहने की अहमियत पर जोर देती है, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। हालांकि कोलांथर अब जेल में है, शायद अपनी बाकी की जिंदगी के लिए उसके शैतान की पहेली अब भी बाकी है। उसकी लेगेसी आतंक की है, लेकिन ये हमें मजबूर भी करती है कि हम स्टडी करें, समझें और अपने भविष्य में ऐसे बुरे सपनों को दोबारा होने से रोकें।